नमस्कार दोस्तों। मैं हूं बेनाम और आज की यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी ने उसे बहुत कम उम्र में ही बड़े इम्तिहान दे दिए। यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की भी है जो आगे चलकर एक डायन से जुड़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वह डायन उस लड़के की सच्ची मोहब्बत बन पाई या फिर वह लड़का उसे अपनी पत्नी बना सका। इसका जवाब आपको कहानी के अंत में मिलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक दूसरा YouTube चैनल भी बनाया है, जिस पर आज ही मैंने एक नई वीडियो अपलोड की है। अगर आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो प्लीज वहां जाकर भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत की ओर। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आदित्य रावत है और हाल ही में मुझे शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी मिली है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। माँ अक्सर बताया करती थीं कि उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी और इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मेरे पिता पहले ही शराब की लत की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इस तरह जब मैं सिर्फ 7 साल का था तब मैं इस दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया। उसके बाद के 2 साल मैंने कैसे काटे ये बताते हुए आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे फुटपाथ पर सोना पड़ा, वही फुटपाथ जहां पहले मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहा करते थे। हम कबाड़ चुनते थे, उसे बेचते थे और उसी पैसे से किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ बाप के जाने के बाद वही जिंदगी मेरी मजबूरी बन गई। मैं भी कबाड़ चुनता, उसे बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपना पेट भरने की कोशिश करता। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं 2 साल तक लगातार दुकानों पर काम ढूंढता रहा, पर भला कोई 7 साल के बच्चे को काम पर क्यों रखता। हर जगह से मुझे सिर्फ निराशा ही मिली। एक दिन मैं देहरादून की एक सड़क के किनारे कबाड़ चुन रहा था। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। भूख की वजह से सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। लेकिन फिर भी मैं कबाड़ चुनता रहा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो उस रात खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी एक कार मेरे पास आकर रुकी। कार से एक सज्जन बाहर उतरे और प्यार से बोले, बेटा, तुम यहाँ सड़क किनारे ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने उनकी ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। मेरे चेहरे की उदासी देखकर वह समझ गए थे कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं कबाड़ चुनता हूं, उसे बेचता हूं और उसी से खाना खाता हूं। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठा रहे हो, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने डरते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत ईमानदार लगते हो, और फिर वहां से चले गए। शाम को पूरे दिन की मेहनत के बाद जो थोड़े पैसे मिले थे उसी से मैं आधा पेट ही खाना खा पाया। रात को मैं सड़क किनारे लेट गया, लेकिन गाड़ियों की आवाजों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी वही कार दोबारा मेरे पास आकर रुकी। इस बार कार से एक महिला भी उतरी। दोनों मेरे पास आए। कार के अंदर से उन्होंने एक बैग निकाला। वह बोले, बेटा, इसमें तुम्हारे लिए खाना है और कपड़े हैं। पहले खाना खा लो, कपड़े पहन लो, फिर हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। मैं डर गया। मैंने साफ साफ कहा, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपका खाना नहीं खाऊंगा, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तभी वह महिला मेरे पास बैठ गई। प्यार से बोली, डरो मत बेटा, मेरा नाम सुमन वर्मा है और ये मेरे पति आलोक वर्मा हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, जब मैंने तुम्हें पहली बार सड़क पर काम करते देखा तो न जाने क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए माँ जैसा प्यार उमड़ आया। आज तुम्हें यहाँ सोते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। भूख के कारण मैं चुपचाप खाना खाने लगा। फिर उन्होंने मुझे नए कपड़े पहनाए। सुमन जी बोली, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे माँ कह सकते हो। हम तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालेंगे। उस पल मुझे लगा, शायद सच में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैंने हामी भर दी।
उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वे मुझे अपने घर ले आए, मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। उन्होंने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं कभी फुटपाथ पर सोया था। आज मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं, लेकिन चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, मैं उन बीते हुए दर्द भरे दिनों को कभी नहीं भूल पाया। शायद यही वजह है कि मैं आज भी किसी से जल्दी दोस्ती नहीं कर पाता। ना कॉलेज में कर पाया, ना इस शहर में। कई लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं वही पुराना डर, वही गरीबी का एहसास मुझे रोक लेता था। लेकिन मैं हमेशा यह सोचकर लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखता था कि जिस दिन इन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया, उस दिन शायद ये लोग मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे या फिर मुझसे पूरी तरह दूर हो जाएंगे। इसी डर के साथ मेरा बचपन और जवानी का एक बड़ा हिस्सा निकल गया। आज मैं 25 साल का हो चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरी नौकरी अब फॉरेस्ट रेंजर के पद पर लग चुकी है और मेरी पहली पोस्टिंग शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में हुई है, जो देहरादून से काफी अंदर जंगल के इलाके में पड़ती है। मेरे असली माता पिता भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सुमन वर्मा और आलोक वर्मा ने मुझे माता पिता से भी बढ़कर प्यार दिया है। जब उन्हें मेरी पोस्टिंग की खबर मिली तो दोनों बहुत खुश थे। कभी वे मुझे बार बार गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करते, तो कभी उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। सुमन जी प्यार से कहती, बेटा, जंगल में जा रहे हो, अपना बहुत ध्यान रखना। वहां जंगली जानवर होंगे, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग में सब सिखाया गया है। आलोक जी भी मुझे समझाते हुए बोले, तुम्हें जानवरों से कैसे बचना है, उनका सामना कैसे करना है, यह सब तुम अच्छी तरह सीख कर आए हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता रहा कि मुझे पूरी ट्रेनिंग दी गई है और मैं जानता हूं कि किसी भी जंगली जानवर के हमले से खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। इसी तरह बातें करते करते शाम हो गई। शाम के करीब 4 बजे मेरे घर के सामने एक सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप आकर रुकी। वही जीप मुझे जंगल के अंदर उस जगह तक ले जाने वाली थी जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी और जहां मुझे रहना था। मैंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और भारी मन से जीप में बैठ गया। जीप धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। फॉरेस्ट ऑफिसर मुझे साथ लेकर जंगल के बीच बने कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वह मुझे जंगल के काफी घने और सुनसान इलाके में ले आया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझा देता हूं, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वह बोला, चलो पहले अंदर चलते हैं। वहां एक लकड़ी का बना हुआ घर था, जिसके चारों तरफ कंटीले तारों की घेराबंदी की गई थी। घर के सामने ही एक ऊंचा वॉच टावर बना हुआ था। ऑफिसर बार बार कह रहा था, क्या देख रहे हो, चलो अंदर चलो, पहले नियम समझ लो। हम दोनों घर के अंदर पहुंचे, फिर वहां से टावर पर चढ़कर जंगल का नजारा देखने लगे। टावर से पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, तुम सामने जो पहाड़ी देख रहे हो ना, उस पहाड़ी के दूसरी तरफ कुछ आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं। मैंने पहाड़ी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उनसे क्या मतलब। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सख्त हो गया और बोला, पूरी बात सुनो, बीच में मत टोको। फिर उसने आगे कहा, उन आदिवासियों में मेरा एक पहचान वाला है, वही तुम्हारे लिए रोज खाना पहुंचाएगा, शाम को और सुबह लगभग 10 बजे तक। उसे सरकार की तरफ से पेमेंट मिलता है। फिर वह बोला, अब काम की बात समझ लो। दिन में तुम्हें इस टावर पर चढ़कर जंगल पर नजर रखनी होगी। अगर कहीं आग लगे या कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो पहले खुद रोकने की कोशिश करना। अगर मामला बड़ा हो और तुम्हारे बस के बाहर हो, तो तुरंत हेडक्वार्टर में कॉल करना। फिर उसने एक खास बात पर जोर देते हुए कहा, आदिवासी लोगों से ज्यादा दोस्ती मत करना। वे दोस्ती के बहाने हरे भरे पेड़ काटने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ सूखे पेड़ काटने की ही अनुमति है, हरे पेड़ों को किसी भी हालत में नहीं काटने देना। इसी तरह बातें करते करते रात के लगभग 8 बज चुके थे। अब टावर के ऊपर खड़े होकर जंगल का सन्नाटा साफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाज आ रही थी। वह आवाजें शरीर के अंदर अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थीं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर बोला, चलो नीचे चलते हैं, रात काफी हो चुकी है, लकड़ी के घर में बैठकर आराम से बात करेंगे। उसने आगे कहा, मैंने आदिवासी को कॉल कर दिया है, वह थोड़ी देर में खाना लेकर आ जाएगा। उसका नाम हरूतु है। हम दोनों टावर से नीचे उतरे और लकड़ी के घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर एक बेड लगा हुआ था,
जिस पर मोटे गद्दे बिछे थे। बाहर सोलर पैनल लगे हुए थे जो रोशनी का एकमात्र साधन थे। हम दोनों आराम से बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी हरुतु खाना लेकर आ पहुंचा। उसने थोड़ा घबराए हुए स्वर में कहा, साहब, इतनी रात में खाना मंगवाया। अगर पहले बता देते तो मैं शाम 4 बजे तक ही खाना पहुंचा देता। आपको पता है, इतनी रात जंगल में आना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं ऋतु, आज तुम यहीं रुक जाओ। रात बहुत हो चुकी है। सुबह होते ही तुम अपने कबीले में लौट जाना। हरूतु बोला, ठीक है साहब, आज तो रुक जाऊंगा, लेकिन आगे से मैं कभी भी इतनी रात में खाना नहीं लाऊंगा। मैं हमेशा 4 बजे तक ही खाना पहुंचा दिया करूंगा। ऑफिसर ने कहा, ठीक है, 4 बजे तक पहुंचा देना। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। हरूतु ने बताया कि वह पहले ही खाना खा चुका है। थोड़ी देर बाद तीनों अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। हरूतु और फॉरेस्ट ऑफिसर गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जंगल से लगातार तेज आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर की दहाड़ तो कभी पत्तों की सरसराहट। वही डरावनी आवाजें मुझे पूरी रात सोने नहीं दे रही थीं। मैं बहुत मुश्किल से सो पाया था। जंगल की अजीब आवाजें पूरी रात मेरे कानों में गूंजती रहीं, लेकिन थकान के कारण सुबह होने से कुछ देर पहले मेरी आंख लग ही गई। सुबह जब नींद खुली तब हरूतु अपने कबीले की ओर वापस जा चुका था। थोड़ी देर बाद वह फॉरेस्ट ऑफिसर भी मेरे पास आया और बोला, ठीक है, अब तुम अपनी ड्यूटी शुरू कर दो। टावर पर चढ़कर जंगल पर नजर रखो। मैं भी अब निकल रहा हूं। इतना कहकर वह जीप में बैठा और जंगल से बाहर चला गया। मैं अकेला रह गया। मैं उस बड़े वॉच टावर पर चढ़ गया और चारों तरफ फैले जंगल को देखने लगा। लगभग 10 बजे के आसपास हरूतु खाना रखकर जा चुका था। मैंने नीचे उतरकर खाना खाया और फिर दोबारा टावर पर चढ़कर अपनी ड्यूटी पर लग गया। पूरा दिन शांति से बीत गया। दिन में कुछ आदिवासी कबीले के लोग आए थे जो लकड़ी लेने आए थे। मैंने उन्हें साफ शब्दों में समझा दिया कि वे सिर्फ सूखी लकड़ियां ही काट सकते हैं। हरे भरे पेड़ों को काटने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। वे लोग भी बोले, कोई बात नहीं साहब, यहाँ सूखी लकड़ी बहुत है, हम वहीं ले जाएंगे। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। शाम होते होते सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। मेरे सामने जो पहाड़ी थी जिसके उस पार आदिवासी कबीले रहते थे, वहां का नजारा अजीब सा लगने लगा। मैं टावर पर बैठा उसी पहाड़ी को देख रहा था। पूरे जंगल में बस वही एक पहाड़ी थी जिस पर हल्के हल्के सफेद बादल छाए हुए थे। बाकी आसपास की पहाड़ियों पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह डूब गया। थोड़ी देर बाद चांद निकल आया और चांदनी पूरे जंगल में फैलने लगी। मैं लगातार उसी पहाड़ी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वहां अब भी बादल छाए हुए थे। लगभग 7:30 बजे तक मैं टावर पर बैठा रहा। फिर मुझे भूख लगने लगी। मैं नीचे उतरा और लकड़ी के घर के अंदर गया। मैंने देखा कि हरूतु खाना रखकर जा चुका था। मैंने खाना निकाला, खाया और लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, चलो फिर से टावर पर जाकर बैठता हूं। रात में जंगल कैसा दिखता है वही देख लेता हूं। मैं दोबारा टावर पर चढ़ गया। चांदनी में पूरा जंगल बेहद शांत और रहस्यमय लग रहा था। तभी मेरी नजर फिर से उसी पहाड़ी पर पड़ी, लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पहाड़ी के ऊपर मुझे कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक रहा हो। उसके शरीर से पीले रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने खुद से कहा, यह इंसान तो नहीं हो सकता। इंसानों का शरीर ऐसे चमकता थोड़ी है। पहले तो मुझे लगा कि शायद आदिवासी कबीले के लोग किसी लाइट के साथ पहाड़ी पर घूम रहे होंगे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वह रोशनी किसी लाइट जैसी नहीं थी। वह रोशनी एक इंसानी आकृति जैसी थी। वह आकृति कभी पहाड़ी के ऊपर चलती तो कभी पहाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती, लगातार घूमती रहती। मैं टावर पर बैठा बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। लगभग 2 घंटे तक वही चमकती हुई आकृति उस पहाड़ी पर घूमती रही। मैं चांदनी रात में बस उसे ही देखता रहा। फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए तेज रोशनी हुई और वह चमकती हुई आकृति अचानक गायब हो गई। मैं सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं थी, फिर अचानक कहां चली गई? मैं लगभग 10 मिनट और टावर पर बैठा रहा, उसी पहाड़ी को देखता रहा, लेकिन वह रोशनी दोबारा दिखाई नहीं दी। आखिरकार मैं टावर से नीचे उतर आया और लकड़ी के घर में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह मैं उठा, खाना खाया और फिर से टावर पर चढ़ गया।
पूरा दिन सामान्य बीता। शाम होते ही फिर से मेरा ध्यान उसी पहाड़ी की ओर गया। आज भी पहाड़ी पर वही सफेद बादल छाए हुए थे। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा। मैं सोचने लगा, क्या आज फिर से वह चमकती हुई इंसानी आकृति दिखाई देगी? मैं टावर पर बैठा रहा। रात के 3 बजे तक मैंने उस पहाड़ी को देखा, लेकिन आज वह रोशनी दिखाई नहीं दी। मैं नीचे उतरा, खाना खाया और फिर लेट गया। फिर से नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, चलो टावर पर जाकर बैठता हूं। ठंडी हवा लगेगी, जंगल की शांति महसूस होगी। मैं दोबारा टावर पर चढ़ गया। अब मुझे लग रहा था कि शायद कल जो मैंने देखा था वह कोई आदिवासी ही होगा जो किसी रोशनी के साथ पहाड़ी पर गया होगा। इसी सोच में मैं करीब 2 घंटे तक टावर पर बैठा रहा, लेकिन मेरा यह सोचना गलत साबित हुआ। लगभग रात के 9 बजे अचानक उसी पहाड़ी पर फिर से वह रोशनी चमक उठी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। पहले उस चमकती हुई रोशनी ने अचानक बहुत तेज उजाला फैला दिया। उस तेज रोशनी के बाद बीच से हल्की पीली रोशनी निकलने लगी, जिसने धीरे धीरे एक इंसानी शरीर की आकृति ले ली। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, वैसे वैसे वह पूरी तरह इंसान के आकार में बदलती चली गई। मैं टावर पर खड़ा यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह आखिर हो क्या सकता है। यह तो तय था कि किसी इंसान या जानवर के शरीर से इस तरह रोशनी नहीं निकल सकती। यकीनन वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या यह कोई अलग ही प्रकार का प्राणी है या फिर कोई ऐसी तकनीक है जो इस तरह रोशनी पैदा कर रही है? लेकिन जो भी था, मैं यह जानना चाहता था। मैं उसी टावर पर बैठा रहा और उस पहाड़ी की तरफ लगातार देखता रहा। वह रोशनी पहाड़ी पर इधर उधर चलती रही, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। वह कभी पहाड़ी के एक कोने में जाती तो कभी दूसरे सिरे पर। लगभग 2 घंटे तक वह चमकती हुई इंसानी आकृति उसी पहाड़ी पर घूमती रही। फिर अचानक पहले की तरह ही 1 से 2 सेकंड के लिए तेज रोशनी हुई और उसी तेज रोशनी के साथ वह पूरी आकृति पूरी तरह गायब हो गई। मैं यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। हर बार वही होता था। तेज रोशनी के साथ वह आकृति आती और तेज रोशनी के साथ ही अचानक गायब हो जाती। यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता था, यह बात मैं अच्छी तरह जानता था। लेकिन फिर भी वह चलता फिरता इंसान जैसा क्यों दिखाई देता था? यह सवाल मेरे दिमाग में अटक गया। तभी मैंने मन ही मन तय कर लिया, मैं कल खुद उस पहाड़ी पर जाऊंगा। शाम होने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा और वहीं रुकूंगा। मैं देखना चाहता था कि आखिर वह क्या चीज है जो रात के वक्त उस पहाड़ी पर रोशनी बिखेरती है। यही सोचते हुए मैं टावर से नीचे उतरा और लकड़ी से बने घर के अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई, मैंने खाना खाया और फिर से टावर पर चढ़ गया। दिन भर पहले की तरह जंगल पर नजर रखता रहा। शाम के करीब 5 बजे मैं टावर से नीचे उतरा और उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला। आज मैं उसी पहाड़ी पर जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। मैं सूरज डूबने से पहले ही पहाड़ी पर पहुंच गया। मैंने वहां एक ऐसी जगह चुनी जहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर के चारों तरफ से छिपा जा सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर कोई जानवर हुआ तो मैं इसी पत्थर के पास छिप जाऊंगा, और अगर कोई अलग ही तरह का प्राणी हुआ तो मैं उसे नजदीक से देखना चाहूंगा कि वह अपने शरीर से इतनी रोशनी कैसे निकालता है। मैं उसी पत्थर के पास बैठ गया। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। अब पूरा जंगल सन्नाटे में डूब चुका था। तभी अचानक मेरे कानों में पायल की आवाज पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैरों में पायल पहनकर मेरे आसपास चल रहा हो। लेकिन आवाज कहां से आ रही थी ये मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पायल की आवाज चारों तरफ से आ रही है। मैंने सोचा कि खड़ा होकर देखूं कि आखिर यह आवाज है कहां से। क्या मेरे आसपास कोई औरत है? लेकिन फिर दिमाग में एक डर बैठ गया। अगर वह कोई अलग ही प्रकार का प्राणी हुआ तो मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए मैंने वहीं पत्थर के पास छिपे रहना ही बेहतर समझा। मैं अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। एक पल के लिए मेरी जान हलक में अटक गई। मैं डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। वह किसी गांव की लड़की लग रही थी। मैंने अपने पास रखी टॉर्च का हल्का सा उजाला उसके चेहरे पर डाला। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैंने थोड़ा संभलते हुए पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में इस पहाड़ी पर क्या कर रही हो? उसने भी सवाल किया, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपको जंगल के जानवरों से डर नहीं लगता? मैंने उसे बताया, मैं फॉरेस्ट रेंजर हूं, जंगलों की रखवाली करता हूं। फिर मैंने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, शाम को घूमते घूमते यहां आ गया था, इस चट्टान पर लेट गया और आंख लग गई। तुम्हारी पायल की आवाज से मेरी नींद खुल गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, रात के वक्त यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, जंगल की शांति बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर यहाँ आकर कुछ देर बैठती हूँ और फिर चली जाती हूँ। उसने आगे कहा, आप सामने जो घर देख रहे हैं ना, वहीं कुछ झोपड़ियां हैं। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, मैं वहीं रहती हूँ। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह एक आदिवासी लड़की है जो रात के वक्त पहाड़ी पर घूमने आई है। मैंने उससे कहा, ठीक है बैठिए, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। हम दोनों उसी बड़े पत्थर पर बैठ गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यहां रात में डर नहीं लगता? जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें मना नहीं करते? लड़की ने बिना डरे कहा, मेरे माता पिता मुझे क्यों रोकेंगे? हम जंगली जानवरों से नहीं डरते, हम बचपन से ही जंगल में रहते आए हैं, जानवरों के बीच पले बढ़े हैं, फिर डर किस बात का? उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सहमत हो गया। आदिवासी लड़की थी, जंगल में पली बड़ी थी, इसलिए डर उसके लिए आम बात नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, अच्छा तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की सामने बैठकर खाना खा रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम अपना नाम तो बताओ। लड़की ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम रजनी है। फिर उसने सवाल किया, और तुम्हारा नाम क्या है? और सच सच बताओ, तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? रात के वक्त ऐसे पहाड़ी इलाके में अकेले क्यों घूम रहे हो? साफ बताओ, तुम यहाँ पहाड़ी पर क्या करने आए हो? उसके सवाल सुनकर मैं थोड़ा संभला और बोला, मेरा नाम आलोक वर्मा है, मैं देहरादून उत्तराखंड में पोस्टेड एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। मेरी पोस्टिंग शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में है। मैंने आगे कहा, मैं पिछले 2 दिनों से इस पहाड़ी पर एक अजीब चीज देख रहा हूँ। रात के समय यहाँ एक इंसानी आकृति जैसी रोशनी चमकती है। वह रोशनी बिल्कुल इंसानों की तरह चलती है, घूमती है। मैं अपने वॉच टावर से उसे देख चुका हूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं उसी रहस्यमयी रोशनी की सच्चाई जानने यहां आया हूं। मैं चट्टान के पीछे छिपकर देख रहा था कि वह रोशनी फिर से कब दिखाई देगी। इतना कहते ही मैं रुक गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन तभी तुम पीछे से आ गई और तुमने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हें अंदाजा है उस पल मैं कितना ज्यादा डर गया था। मेरी बात सुनकर रजनी हंसने लगी और बोली, बस इतना ही डर गए? अगर कोई जंगली जानवर पीछे से हमला कर देता तब क्या करते? मैंने जवाब दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कदमों की आहट पहले ही सुनाई दे जाती। रजनी ने मुझे घूरते हुए कहा, तो फिर मेरे आने का तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैंने कहा, तुम्हारे पायल की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया कि वह आवाज कहां से आ रही है। रजनी ने हल्की आवाज में कहा, यह जंगल है, यहां आवाज गूंजती है, इसी वजह से तुम कंफ्यूज हो गए। फिर उसने अचानक सवाल किया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तुमने कहा था कि तुम यहीं पहाड़ी पर सो गए थे। मैंने ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, तो मैं अपने बारे में सब कुछ सच कैसे बता देता? मेरी बात सुनकर वह फिर मुस्कुराई। हम दोनों उसी बड़े पत्थर पर बैठे रहे। लगभग 2 घंटे तक लगातार बातें करते रहे। रजनी ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने बताया कि वह कैसे एक आदिवासी कबीले में पली बढ़ी, कैसे उसने जंगल में जानवरों के बीच रहकर जिंदगी सीखी, कैसे वहां की लड़कियां कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं और कैसे मुश्किल हालातों में भी वह हर दिन खुद को मजबूत बनाए रखती हैं। फिर मैंने भी अपनी कहानी सुनाई। मैंने बताया कि कैसे बचपन में मैं फुटपाथ पर सोया करता था, कैसे जिंदगी ने मुझे कई बार तोड़ा, फिर कैसे एक अमीर व्यक्ति ने मुझे सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक फॉरेस्ट रेंजर बन सका। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर रजनी की आंखों में नरमी आ गई। वह बोली, सच में तुम्हारी जिंदगी बहुत दुखों से भरी रही है, तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई लड़की है? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, मेरे जैसे गरीब इंसान को कौन पसंद करेगा? यह सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं चौंक गया। वह तुरंत बोली, वैसे नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूं, तुम रोज यहां आ सकते हो, हम इसी पत्थर पर बैठकर बातें किया करेंगे। उसने आगे कहा, तुम पहले इंसान हो,
जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया है। मैंने आज तक किसी गैर मर्द से इतने आराम से बात नहीं की। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, तुम जिस काम से यहां आए थे, वह चमकती हुई इंसानी रोशनी, क्या वह आज दिखाई दी? तभी मुझे याद आया। मैं उठकर पत्थर पर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आज उस पहाड़ी 3 पर कोई रोशनी नहीं थी। मैं वापस बैठ गया। रजनी हंसते हुए बोली, नहीं दिखी ना? मैंने कहा, आज नहीं आई, शायद आज वह चीज यहां नहीं है। तब रजनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं जानती हूं कि वह रोशनी क्या है। मैंने तुरंत पूछा, तो फिर बताओ, वह क्या है? वह बोली, अभी नहीं, जब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिर उसने कहा, तुम रोज यहां आओ, इसी समय इसी पत्थर पर, हम बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तो क्या अब तुम घर जा रही हो? रजनी उठते हुए बोली, हाँ, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी अपने ठिकाने पर लौट जाओ, वरना जंगल के जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। इतना कहकर वह अपने आदिवासी कबीले की तरफ बढ़ गई। मैं उसे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखता रहा, जहां दूर जंगल के बीच एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। उस वक्त मेरे दिल में डर भी था और एक अनजाना सा रहस्य भी। मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि अगर कोई जंगली जानवर अचानक सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा? फिर खुद को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सरकारी बंदूक थी। अगर कोई जानवर हमला करता तो मैं गोली चलाकर उसे डराकर भगा सकता था। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं अपने लकड़ी के घर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे पहाड़ी के ऊपर कहीं बहुत तेज रोशनी चमकी हो। एक पल के लिए पूरा इलाका उजाला हो गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। वह रोशनी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आई थी और फिर गायब हो गई थी। मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया कि वह था क्या। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। लकड़ी के घर में पहुंचकर मैं अंदर गया और बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह ड्यूटी शुरू हुई। पूरा दिन मैंने शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में अपने टावर से जंगल पर नजर रखी। शाम होते होते थकान बढ़ गई। मैंने खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार रजनी की बातें घूम रही थीं। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, बहुत सुकून देने वाली। उसके बोलने का तरीका अलग ही था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आखिरकार मैंने मन में सोचा, ऐसे भी नींद नहीं आने वाली, चलो पहाड़ी पर ही चला जाता हूं। अगर वह लड़की आई तो ठीक, नहीं आई तो वापस आकर सो जाऊंगा। उस वक्त रात के लगभग 8 बजे थे। मैं उठकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा और उस बड़ी चट्टान पर जाकर बैठ गया जहां हम पहले बैठे थे। मैं इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे कानों में फिर से पायलों की हल्की हल्की आवाज पड़ने लगी। मैं समझ गया, वह आ रही है। वह मेरे सामने आकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, यार तुम्हारा नाम क्या है? तुमने बताया था लेकिन मैं भूल गई। मैं मुस्कुराया। वह हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी नाम भूल गए? मेरा नाम रजनी है। मैंने कहा, आओ बैठो, आज अपने बारे में कुछ और बताओ या फिर कोई कहानी सुनाओ। उसने उत्साह से कहा, मुझे बहुत सारी कहानियां आती हैं, जंगलों की, भूतों की, परियों की। मैंने कहा, आज भूतों की कहानी सुनाओ, कल परियों की सुन लेना और किसी दिन जंगल की कहानी। उसने कहानी शुरू की। करीब 1 घंटे तक वह लगातार कहानी सुनाती रही। उसकी आवाज में अजीब सा असर था, कभी डर, कभी रहस्य, कभी सन्नाटा। कहानी खत्म होने के बाद मैंने उससे पूछा, अपने बारे में बताओ, तुम अपने माता पिता के साथ रहती हो, तुम्हारा काम क्या है? वह बोली, मैं गांव की लड़की हूं, यहां कोई नौकर चाकर नहीं होते। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। यही मेरी जिंदगी है। वह अपने हालात बताती रही। देखते देखते 2 घंटे बीत चुके थे। फिर वह उठी और बोली, अब मैं चलती हूं, रात बहुत हो गई है, यहां रुकना खतरनाक है, जंगली जानवर आ सकते हैं, तुम भी अपने घर लौट जाओ। इतना कहकर वह अपने कबीले की ओर बढ़ गई। मैं भी पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, फिर से वही हुआ। कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका तेज रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक बहुत तेज लाइट जला दी हो और फिर वह रोशनी गायब हो गई। इस बार भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस रजनी की बातें घूम रही थीं। मैं अपने लकड़ी के घर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन भी वही सिलसिला रहा। सुबह ड्यूटी, दिन भर जंगल पर निगरानी, शाम को खाना और फिर रात को पहाड़ी पर जाना। अब यह रोज का काम बन गया था। हर रात लगभग 8 बजे
मैं पहाड़ी पर पहुंचता, रजनी आती, कभी कहानी सुनाती, कभी अपने दिल की बातें करती। फिर 2 घंटे बाद हम वापस लौट जाते। कभी कभी पहाड़ी पर वही रहस्यमयी रोशनी भी चमकती, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करने लगा था। एक दिन शाम के वक्त जब मैं टावर पर खड़ा था, तो हरूतु मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने उसे रोका और कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं नीचे उतरा और उससे बोला, तुम्हारे कबीले में रजनी नाम की कोई लड़की रहती है? वह कहाँ रहती है? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? हरूतु हैरानी से मुझे देखने लगा। वह बोला, रजनी? कौन रजनी साहब? मैंने कहा, लड़की का नाम है रजनी, क्या कभी सुना नहीं? वह बोला, साहब, हमारे कबीले में इस नाम की कोई लड़की नहीं है। यहां तो कोई जवान लड़की है ही नहीं, सब छोटी बच्चियां हैं या शादीशुदा औरतें। मैं चौंक गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी उम्र करीब 21-22 साल होगी। मैं रोज उससे मिलता हूं। हरूतु बोला, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कल हमारे गांव आइए, कल वहां त्योहार है, आप खुद देख लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अगर रजनी इस कबीले की नहीं है तो फिर वह है कौन? कल मैं तुम्हारे गांव के त्योहार में जरूर आऊंगा। यह बात कहकर वह चला गया। खाना छोड़कर उसने मेरे लिए रख दिया था। मैंने खाना खाया और शाम होते ही फिर से उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। आज भी लगभग रात के 8 बजे रजनी वहां आ गई। हम दोनों चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। वो मुझे कहानियां सुनाती रही और देखते देखते 2 घंटे बीत गए, लेकिन आज मेरा मन बिल्कुल नहीं भर रहा था। मैंने रजनी से कहा कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हर वक्त बस तुमसे बातें करना चाहता हूं। रजनी ने भी कहा कि उसे भी यही लगता है। उससे भी कोई बात नहीं करता, बस मैं ही हूं जिससे वह दिल खोलकर बातें करती है। मैंने उससे 1 घंटा और रुकने को कहा। वह मान गई, लेकिन उसने एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि सच सच बताना, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई अलग भावना तो नहीं आ रही? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा? मैं घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने साफ कहा कि इसे प्यार मत समझना। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। वह उदास हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि 1 घंटा और है, उसके बाद वह चली जाएगी। हम फिर बातें करने लगे और वह 1 घंटा भी पूरा हो गया। उसने कहा कि अब उसे जाना होगा, क्योंकि मैं दिन में ड्यूटी करता हूं और अगर रात भर जागूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह पत्थर से उठी और अपने कबीले की तरफ जाने लगी। जाते जाते उसने फिर पूछा कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती ही है ना, प्यार नहीं? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा कि कल बताऊंगा। उसने पूछा कि क्या मैं कल मिलने आऊंगा? मैंने कहा, हाँ। वह चली गई और मैं खुश भी था, लेकिन अंदर कहीं हलचल थी। मैं पहाड़ी से नीचे उतरकर अपने लकड़ी के घर की तरफ बढ़ा। उस रात फिर से तेज रोशनी चमकी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया। पूरी रात मैं सो नहीं सका। रजनी का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। वह बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। दिल चाहता था कि बस उसकी बातें सुनता रहूं। अगले दिन ड्यूटी के दौरान भी मेरा मन कहीं और था। तभी मुझे याद आया कि आज गांव में त्योहार है। मैंने तय किया कि आज उसे सब सच बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। शाम होते ही मैं देहरादून, उत्तराखंड में स्थित उसके कबीले की तरफ निकल पड़ा। गांव में सच में त्योहार था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। औरतें थीं, बच्चे थे, मर्द थे। शायद किसी देवता के लिए बलि दी जा रही थी। मैंने भीड़ में रजनी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। मैंने गांव के एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि उसने पहले ही बताया था कि यहाँ रजनी नाम की कोई लड़की नहीं है, खासकर 21 से 22 साल की तो बिल्कुल नहीं। मुझे याद आया कि रजनी ने कहा था कि उसका घर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास है। मैंने पूछा कि वह बरगद का पेड़ कहाँ है। उसने बताया कि उस पेड़ के पास कोई घर नहीं है और वहां भूत प्रेत का वास माना जाता है। वहां रात में जाना मना है, दिन में भी अकेले नहीं जाते। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रजनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। शाम तक मैं गांव में ही रहा और फिर लगभग 7 बजे वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। मैं उसी चट्टान पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। रात के करीब 8 बजे वह आई और मेरे पास बैठ गई। उसने पूछा कि बताओ, क्या कहने वाले थे, प्यार की बात या दोस्ती की? मैं बहुत मायूस था। उसने पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। तब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला।
क्यों कहा कि वह उसी गांव की रहने वाली है? क्यों कहा कि उसका घर बरगद के पेड़ के पास है, जबकि वहां कुछ भी नहीं है? मेरी बातें सुनकर वह शांत हो गई। फिर उसने कहा कि वह मुझे सच बताना चाहती है। सच यह है कि वह मुझसे प्यार करने लगी है। उसे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं, लेकिन वह मेरे बिना नहीं रह सकती। अब वह और झूठ नहीं बोल सकती। उसे अपनी सच्चाई बतानी होगी। मैंने कहा कि अगर कोई सच्चाई थी तो पहले बता देती। आज मेरा दिल टूट गया है। इतने दिनों तक वह मुझसे झूठ बोलती रही। उसने कहा कि पहले उसकी पूरी बात सुन लूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बताओ। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें सच पता है तो बताओ। तब वह धीमे से बोली कि जिस चमकती हुई रोशनी को मैं हर रात उस पहाड़ी पर देखता था, इंसानी आकृति वाली जो लाइट घूमती थी, वह कहीं बाहर से नहीं आती थी, बल्कि उसी के शरीर से निकलती थी। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा कि मैं कई दिनों से उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह लाइट आखिर थी क्या। तभी वह बोली कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कहा कि वह एक परी है और उसका असली नाम रजनी नहीं, बल्कि रजनीगंधा है। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है। मैंने कहा कि यह सब क्या कह रही हो, तुम भी तो मेरी तरह इंसान ही हो। लेकिन अगले ही पल उसका रूप बदल गया। उसकी देह से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसके कपड़े चमकने लगे जैसे खुद रोशनी से बने हों। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। सिर पर एक छोटा सा चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया। मैं उसे बस देखता रह गया। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य था जिसे मैं कई रातों से शिवालिक फॉरेस्ट रेंज की उस पहाड़ी पर देखता आया था। वही इंसानी आकृति, वही चलती हुई रोशनी। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। वह परी थी और मैं एक इंसान। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वह आज भी वही है जिसे मैं रजनी समझकर बातें करता था, जिसे दोस्त माना था और जिसे प्यार करने लगा था। उसने कहा कि वह जानती है कि मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है। अब उसे छुपाने की जरूरत नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। डर भी था और प्यार भी। उसने साफ कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि वह परी है और मैं इंसान हूं। वह मुस्कुराई और बोली कि सब कुछ संभव है। वह अपने माता पिता से बात करेगी और मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगी। तभी मैंने भी अपने दिल की सारी बातें कह दी जो मैं कब से कहना चाहता था। मैंने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना शायद रह भी ना पाऊं। इसके बाद वह मेरे पास आई। उसने मेरी कलाई पकड़ी और अपने पंख फैला दिए। जैसे ही उसके पंख खुले, पूरी पहाड़ी पर तेज रोशनी फैल गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हर रात दिखाई देने वाली वह रहस्यमयी रोशनी कहां से आती थी। अगले ही क्षण वह मुझे अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गई। हम सीधे उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां मैं दिन में गया था और जहां किसी घर का नामो निशान नहीं था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। उस बरगद के तने में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। वह मुझे लेकर उस दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही इतनी तेज रोशनी निकली कि मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद उसने कहा कि आंखें खोलो। जब मैंने आंखें खोलीं तो सामने की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यह धरती नहीं थी, यह परियों की दुनिया थी। आसमान में अधूरा सा चांद था जिसकी आंखें थीं और जो पल पल झपक रहा था। बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। धरती पर चारों ओर फूल ही फूल थे और हर फूल से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। तब रजनीगंधा ने कहा कि वह मुझे बाद में पूरी दुनिया घुमाएगी, लेकिन पहले अपने माता पिता से मिलवाएगी। उसने कहा कि इस दुनिया में बहुत कुछ है और मैं यहां से जाना ही नहीं चाहूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं भी उसके माता पिता से साफ कहूं कि मैं उससे प्यार करता हूं और वह भी यही कहेगी। इसके बाद वे हमारी शादी करा देंगे। फिर मैं चाहूं तो धरती पर रहूं या इसी परीलोक में हम दोनों साथ रहेंगे। यह कहकर वह मुझे अपने माता पिता के पास ले गई। वहां एक भव्य सिंहासन पर उसके माता पिता बैठे थे। उनके शरीर पर भी पंख थे जो उनकी पीठ से जुड़े हुए थे। जैसे ही हम पास पहुंचे, वे खड़े हो गए। तभी रजनीगंधा ने उन्हें बताया कि वह मुझसे प्यार करती है और मेरा नाम आदित्य है। और फिर रजनी ने अपने माता पिता की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा कि यह इंसान है, लेकिन मैं इसे प्यार करती हूं और मैं अपना पूरा जीवन इन्हीं के साथ बिताना चाहती हूं। उसकी यह बात सुनकर उसके माता पिता एक दूसरे की ओर देखने लगे।
कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी मां ने भारी आवाज में पूछा कि क्या तुम सच में इस इंसान से प्यार करती हो, और क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में पता है? रजनी ने बिना झिझके कहा कि हाँ, मुझे सब पता है। तब उसके पिता बोले कि नहीं बेटी, तुम सब कुछ नहीं जानती। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, जिसे तुम्हें और इस इंसान को जानना ही होगा। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। फिर उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि रजनी को बचपन में ही एक साधु का श्राप लग चुका है। जब वह छोटी थी, तब हम पति पत्नी उसे अपने साथ धरती पर घुमाने ले जाया करते थे। एक बार शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में घूमते हुए उसकी वजह से एक साधु की गहरी तपस्या भंग हो गई थी। उसी साधु ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया था कि रजनी की मृत्यु उसकी 25वीं उम्र में ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब रजनी पूरे 25 साल की होगी, उसके अगले ही वर्ष उसकी मौत निश्चित है। अगले साल वह 25 साल की पूरी हो जाएगी और उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो सकता है। ये बात हमने आज तक रजनी को भी नहीं बताई थी। आज पहली बार तुम्हारे सामने ये सच्चाई रख रहे हैं। ये सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है। हर साधु सिद्ध पुरुष नहीं होता। बहुत से साधु पाखंडी भी होते हैं, जिनका श्राप कभी सच नहीं होता। आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता ने गंभीर स्वर में कहा कि नहीं, वह साधु साधारण नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष था और उसका श्राप असर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी रजनी ने रोते हुए कहा कि चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अगर साधु का श्राप सच भी हुआ, तो भी जितना जीवन मुझे मिला है, मैं उसे इसके साथ बिताना चाहती हूँ। हो सकता है श्राप ना लगे, और अगर लग भी गया तो भी मैं अपने बचे हुए हर पल को इसके साथ जीना चाहती हूँ। बस आप हमें शादी करने की इजाजत दे दीजिए। उसकी यह बात सुनकर उसके माता पिता ने गहरी सांस ली। फिर उसके पिता बोले कि ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो, लेकिन परियों का एक नियम है। जब तक कोई परी 25 साल की पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह विवाह नहीं कर सकती। अगले साल तुम्हारे 25 साल पूरे होंगे, तभी तुम दोनों की शादी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर साधु का श्राप न लगे, तो तुम दोनों हंसी खुशी जीवन बिता सकोगे। यह सुनकर रजनी खुश हो गई और बोली कि कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही तो साल है। यह साल हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए निकाल लेंगे। फिर जब रजनी वहां से जाने लगी, तो उसकी मां ने एक आखिरी और बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर शादी से पहले तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करोगे, तो इस इंसान की मौत हो जाएगी। यह परियों का कठोर नियम है। बिना विवाह कोई भी परी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। ये बात तुम दोनों अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। मैंने तुरंत कहा कि हमारा प्रेम शारीरिक नहीं है। मैं रजनी से सच्चा प्यार करता हूं। अगर पूरे जीवन मुझे उसका शारीरिक सुख न भी मिले, तब भी मैं उससे उतना ही प्यार करता रहूंगा। मुझे बस उसके साथ रहना है। तब उसकी मां ने कहा कि अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो रह सकते हो। अगर धरती पर जाना चाहते हो तो रजनी तुम्हारे साथ जा सकती है। इसके बाद रजनी मुझे अपने साथ धरती पर ले आई। हम दोनों उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़े थे। तब रजनी ने कहा कि वह अपना रूप बदल लेगी, वरना गांव वाले पहचान जाएंगे। इसके बाद वह बिल्कुल इंसानी रूप में आ गई, जैसे पहले गांव वाले उसे देखते थे। फिर वह मुझे लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंची और बोली कि देखो, यहां सिर्फ 4-5 मिनट ही बीते हैं। अभी भी वही रात है। अगर तुम झोपड़ी तक चलना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बातें करूंगी, कहानियां सुनाऊंगी। मैं उसे अपने साथ लकड़ी के उस छोटे से घर में ले आया। वहीं बैठकर उसने अपनी दुनिया की कहानियां सुनानी शुरू की। ऐसे ही रजनी मेरे साथ रहने लगी। दिन में वह अपनी दुनिया में चली जाती और रात के समय 3-4 घंटे मेरे पास रहती। वह मुझे अपने लोक की बातें बताती, वहां की जिंदगी, वहां के नियम और वहां की खूबसूरती के किस्से सुनाती। इसी तरह 10 महीने बीत गए। मैं पिछले 10 महीनों से देहरादून, उत्तराखंड में शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में फॉरेस्ट रेंजर की पोस्टिंग पर था। अब 1 साल पूरा होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे। 2 महीने बाद रजनी 25 साल की पूरी हो जाएगी। इसी वजह से मैंने छुट्टी भी ले ली थी, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। मैंने तय किया कि मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। रात में जब रजनी मुझसे मिलने आई, तो मैंने उसे बताया कि मैं उसे अपने शहर ले जाना चाहता हूं, अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूं। सुबह होते ही मैं रजनी को लेकर अपने शहर पहुंच गया
और घर जाकर उसे अपने माता पिता से मिलवाया। मेरी माँ सुमन वर्मा और मेरे पिता आलोक वर्मा रजनी को देखकर बहुत खुश हुए। मेरी माँ ने कहा कि इतनी अच्छी बहू तो शायद मैं भी तुम्हारे लिए न ढूंढ पाती। 2 महीने बाद शादी ही तो है, बहुत धूमधाम से करेंगे। 2 महीने बीत गए और अब कल हमारी शादी है। लेकिन कोई खास तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को पहले ही साधु के श्राप की पूरी सच्चाई बता चुका था। मैं उन्हें यह भी बता चुका था कि रजनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक परी है, और साधु का वह श्राप मेरी जिंदगी पर किसी साए की तरह मंडरा रहा था। कहा गया था कि जैसे ही रजनी के 25 साल पूरे होंगे, उसी पल उसकी मौत तय है। यही सोचकर मेरी माँ सुमन वर्मा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। वह किसी को कुछ भी नहीं बता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं यह बात बाहर गई और सच में रजनी को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। हमारी शादी कल होने वाली थी। यह बात सिर्फ घर के लोगों को पता थी। बाहर किसी को भनक तक नहीं थी कि मैं कल रजनी से शादी करने वाला हूं। लेकिन मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे दिल में शादी की खुशी ज्यादा है या रजनी को खो देने का डर। मेरी धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर साधु का श्राप सच हो गया तो क्या मैं रजनी को हमेशा के लिए खो दूंगा? अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रजनी के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। यही डर मुझे अंदर से खाए जा रहा था। अब बस 12 घंटे बचे थे। 12 घंटे बाद रजनी के 25 साल पूरे होने वाले थे। हर मिनट मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। देखते ही देखते वह 12 घंटे भी बीत गए। अब बस आखिरी 1 घंटा बचा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। रजनी का शरीर अचानक कांपने लगा। वह तेजी से तड़पने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मैं उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। पूरा घर हिल गया था। मेरे माता पिता कहने लगे कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन मैं जानता था कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारी नहीं थी, ये श्राप था। अगर यह श्राप सच हुआ तो कोई भी दवा रजनी को नहीं बचा सकती थी। मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने अपने हाथ में मंगलसूत्र कसकर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। मैं रजनी के गले में यह मंगलसूत्र डालकर उससे शादी करना चाहता था। हो सकता है शादी होते ही उसकी जान बच जाए। यह भी हो सकता था कि 25 साल पूरे होने से पहले ही मैं उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूं और हम दोनों की मौत हो जाए। अगर मेरी भी मौत हो जाती तो शायद यह बेहतर होता। हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ देते, क्योंकि अगर सिर्फ रजनी की मौत हुई तो मैं वह दर्द कभी सह नहीं पाऊंगा। मैंने कांपते हाथों से मंगलसूत्र रजनी के गले में डाल दिया और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। रजनी की सांसें थम गईं। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। यह देखते ही मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठा और सीधा बेड की तरफ भागा, लेकिन वहां जो देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। बेड पर रजनी नहीं थी। उसकी जगह एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति बिल्कुल रजनी जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे के भाव, उसका रूप, सब कुछ वही था। उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो मैंने रात को डाला था। मैंने कांपती आवाज में माँ से पूछा कि रजनी कहाँ है। तब माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, वही मूर्ति रजनी है। जब उसकी सांसें रुक गई थीं, तब तुम ये हादसा सह नहीं पाए और बेहोश हो गए थे। उसके बाद उसकी देह धीरे धीरे छोटी होने लगी और देखते ही देखते वह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। मैंने उस मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी पलकें हल्के हल्के झपक रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पत्थर बन चुकी थी, लेकिन जिंदा थी। यह देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी मेरी माँ ने मुझे संभालते हुए कहा कि बेटा, रो मत। यह सिर्फ एक श्राप है और हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। यही बात सुनकर मेरी आंखों में एक उम्मीद जगी। मैंने तय कर लिया कि मैं इस श्राप का तोड़ ढूंढ कर रहूंगा। उस दिन से मैं साधु संतों की तलाश में निकल पड़ा। मैंने अनगिनत लोगों से पूछा, कई ग्रंथ पढ़े, कई तांत्रिकों से मिला, लेकिन अब तक मुझे उस श्राप का कोई तोड़ नहीं मिला। आज भी मैं रजनी की उस मूर्ति को अपने सीने से लगाए रखता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं यह मूर्ति टूट ना जाए, क्योंकि अगर यह टूट गई तो शायद मैं रजनी को हमेशा के लिए खो दूंगा। भले ही वह मुझसे बातें नहीं कर पाती, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूं, उसकी पलकें झपकती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज भी मैं उस श्राप को तोड़ने की तलाश में हूं।
आज भी मैं यह ढूंढ रहा हूं कि रजनी को दोबारा इंसानी रूप कैसे मिल सकता है। हो सकता है किसी दिन वह फिर से अपने असली शरीर में लौट आए, और यह भी हो सकता है कि मेरी मौत भी इसी पत्थर की मूर्ति के साथ हो जाए। लेकिन जब तक सांस है तब तक मैं रजनी को वापस लाने की कोशिश करता रहूंगा। और आज भी मैं उसी पत्थर की मूर्ति के सामने बैठा हूं, जिसकी आंखें अब भी झपकती हैं, लेकिन होंठ खामोश हैं। कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। रजनी आज भी मेरे सामने है, मगर फिर भी मुझसे बहुत दूर। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि श्राप अभी टूटा नहीं है। सवाल आज भी वही है, क्या सच में हर श्राप का कोई तोड़ होता है, या कुछ प्रेम बस बलि मांगते हैं? क्या कभी वह दिन आएगा जब यह पत्थर फिर से सांस लेगा, या फिर यह प्रेम हमेशा के लिए एक मूर्ति बनकर रह जाएगा? अगर रजनी फिर से इंसानी रूप में लौट आई तो यह प्रेम जीत जाएगा, और अगर नहीं लौटी तो शायद यह कहानी एक चेतावनी बन जाएगी कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं, बल्कि ताउम्र तड़प देने के लिए होती हैं। अगली बार जब आप किसी जंगल में अकेले हों या किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कोई पत्थर की आंखें आपको भी देख रही हों और अपने अधूरे प्यार की कहानी कहना चाहती हों, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है।